जनाब श्याम सुंदर जी, गोविंदाचार्य जी, कालजेई जी, प्रोफेसर सिंह साहब, प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर जी और तमाम ख़वातीन हज़रात, मैं इस किताब के हवाले से और इस किताब के साथ साथ जो कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारे जो हमारे जहन में जो बातें आती हैं, उसके हवाले से मैं दो तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। जब मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैंने बहुत तफसील से इस किताब को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इस किताब के पढ़ने के साथ जो पहला तासुर, जो पहला इम्प्रेशन एक आता है मेरे जहन में, वो आप लोगों ने मौलाना रूमी का नाम सुना होगा। बहुत बड़े सूफ़ी शायर हैं, फ़ारसी के, और सूफ़ी परंपरा में उनका बड़ा नाम है। वो शायरी और थॉट, फ़िक्र, दर्शन, उसको बयान करने में जो शायर को परेशानी होती है, उसके बारे में वो कहते हैं कि काफ़िया अंदेशमो दिलदार मन मी गोयद फ़िक्र न कुन जुज़ दीदार मन। यानी मैं जब शेर लिखना शुरू करता हूँ या शेर कहना चाहता हूँ तो मेरा महबूब ये कहता है कि तुम काफ़िये के बारे में मत सोचो, राइम के बारे में मत सोचो, तुम्हारे सामने जो है मेरा चेहरा होना चाहिए, मैं होना चाहिए। श्याम सुंदर जी बुनियादी तौर पे इनका जो पैशन है वो फ़िलासफ़ी है। ये फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट रहे हैं, फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से जब वो इस चीज़ को बयान करना चाहते हैं तो अल्फाज कम पढ़ने लगते हैं, या ये कि चूँकि बाज़ाब्ता अदब के से इनका बहुत ज़्यादा वैसा वो नहीं रहा है, इसलिए कई बार या एक चीज़ ये भी है कि जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये कह सकता हूँ कि इकबाल जो है एक पोएट हैं और बुनियादी तौर पे फ़िलासफ़र हैं। वो जब शायरी करते हैं तो अपने फ़लसफ़े को बयान करते हैं, और उनका एक बार स्टेटमेंट भी है कि अगर मैं प्रोज़ में ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने ख़यालात को ज़ाहिर कर पाता तो मैं शायरी नहीं करता। तो ये जो लिमिटेशंस हैं वो उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखने में आती है। लेकिन इन्होंने जो इनकी खूबी है वो ये है कि इन्होंने इस पूरे कलाम में जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रहा है फ़ारसी का, बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है, और फ़ारसी एक ऐसी ज़बान है, फ़ारसी और संस्कृत दो ऐसी ज़बानें हैं एशिया की जहाँ पे पूरा जो दर्शन है, जो पूरे फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, उसकी बहसें होती रही हैं। और जब किसी शायर को ख़ास तौर से अगर वो एहसास को बयान कर रहा है या आम बातों को बयान कर रहा है तो उसको बयान करने में वो परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब वो फिलॉसफी के साथ वो अपने कलाम में लाना चाहता है या उसको डिस्कस करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी बनती है कि वो या तो मेरे ख्याल से संस्कृत पे जाए या जो है फ़ारसी पे जाए। इसीलिए इकबाल ने एक ख़ास ज़माने में, बुनियादी तौर पे हम उनको उर्दू के शायर के तौर पे जानते हैं, उनका ज़्यादातर कलाम फ़ारसी में है, और जब उन्होंने फ़लसफ़े खुदी को या फ़िलासफ़ी ऑफ एगोइज़म को जब बयान करना शुरू किया तो उनकी मजबूरी बनी कि वो फ़ारसी में जाएं। और फ़ारसी जो ख़ास तौर से हिंदुस्तान में पली बड़ी है वो पूरे हिंदुस्तानी ट्रेडिशन का भी ज़ख़ीरा है, और उसके असरात जो है मगरिब पे यानी वेस्ट पे ही पड़े हैं। जब मैं खुद दारशिको का तर्जमा देखता हूँ, जो उन्होंने उपनिषद का तर्जमा किया है, और जिस तरह से इस्तिलाहात गढ़ी हैं, टर्म्स बनाए हैं, तो कई बार हमें एतराज़ भी होता है और कई बार लगता है कि इस आदमी ने कितना बड़ी खिदमत की है। तो ये चीज़ है। लेकिन
میں بڑے احترام کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ جب انہوں نے استعمال کیا ہے الفاظ کا، چونکہ ظاہر ہے یہ